अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पास्ट पेपर 2018 है। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट सेज सर एडवर्ड क्रोक इज अ ट्रांसेंडेंटल और एंड एब्सोल्यूट दैट इट कैन नॉट बी कन्फाइंड आइदर फॉर कॉज और पर्सन विद इन एनी बाउंड डिस्कस विद रेफरेंस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हवाले से एक एडवर्ड कोक का एक ट्रीटमेंट है, स्टेटमेंट है कि वो कहते हैं कि पावर एंड जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्लियामेंट्स जो है वो एब्सोल्यूट है। ठीक है, तो उसको जो है ना वो डिस्कस करें। सर एडवर्ड क्रूक्स जो है, इनकी जो स्टेटमेंट है जो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है, वो ये कहती है कि एब्सोल्यूट और सुप्रीम पावर्स जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, इट कैन बी नॉट बी लिमिटेड बाय एनी अथॉरिटी पर्सन और रीज़न। ठीक है, किसी वजह से भी इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो उसकी जो है ना वो हम कुछ देख लेते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स ये पार्लियामेंट सोवरेनिटी के। ठीक है, अब सबसे पहले है पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है यूके के अंदर ये हायर सुप्रीमेसी है। ठीक है, हायर लीगल अथॉरिटी है। इट मेक एंड अमेंड लॉज, इट कैन रिपील एनी लॉ। ठीक है, ये कोई भी लॉ बना सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है, उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। पार्लियामेंट पावर्स जो है एक्सटेंड टू ऑल मैटर्स। ठीक है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हर तरह के मैटर्स में इसकी जो है लॉज वो बना सकती है। ठीक है, इट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट। यूके की पार्लियामेंट के पास ये राइट हासिल है, उसके पास ये पावर है। नो लीगल लिमिट्स। कॉक आर्ग्यूड दैट द पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड बाय एनी एक्सटर्नल लीगल अथॉरिटी। ठीक है, पार्लियामेंट जो किसी के आगे जवाब दे नहीं है। अब हम देखते हैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है इसकी अडॉप्टेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी। यूके के पास चूँकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो कभी भी लॉज को चेंज कर सकती है, और उसके पास जो है ना वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, उसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसा करने के लिए। ठीक है, जुडिशल रोल की हम बात करें तो आल्थो के जो कोर्ट्स हैं ब्रिटिश सेटअप के अंदर, वो इंटरप्रेट लॉज को इंटरप्रेट अप्लाई करती हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेट पावर जो है वो पार्लियामेंट के ही पास है। इट्स मीन कि मॉडर्न डे के अंदर भी पार्लियामेंट सोवरेनिटी जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है, यानी कि ब्रिटिश सेटअप के अंदर अभी भी पार्लियामेंट सोवरेनिटी प्रैक्टिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्टिकल 262 एंड 63 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन देयर प्रेजेंट फॉर्म merely create a constitutional uncertainty or absurdity. Do you agree? Discuss that in the light of application of these provisions by superior judiciary in contemporary era. हमने ये अब पढ़ा है आर्टिकल 62 और 63 पिछले पेपर में, बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया था। हम ये जानते हैं कि 62 का जो इसको अब नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमने उसकी इम्प्लीकेशन में जो चैलेंजेस थे वो भी डिस्कस किए थे। हमने पढ़ा था कि 62 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट्स अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, और 62 जो है वो उन कंडीशंस के ऊपर है कि उनको किन कंडीशंस पे डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, सो हमने ये पढ़ा था। आप इसकी जो डिटेल के लिए आप हमारे पिछली वीडियो जो है दूसरे पेपर की 2017 के की उससे कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस इन डिटेल द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस को डिस्क्राइब करें। ठीक है, सिस्टम ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम ना बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इट प्रिवेंट एनी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट टू बिकमिंग टू पावरफुल, यानी कि कोई भी, इसका फ़ायदा ये है चेक एंड बैलेंस सिस्टम का, कोई भी जो गवर्नमेंट की ब्रांच है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकती कि सारी पावर उसके पास चली जाए। ठीक है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम जो है इट डिवाइड्स द पावर्स अमंग 3 ब्रांचेज इंक्लूडिंग एग्जैक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ईटीसी। ठीक है, उसमें से जो है वो हर एक के पास जो है इट्स एन एबिलिटी टू लिमिट और चेक द पावर्स ऑफ अदर्स। ठीक है, सो हम बात करते हैं इस चेक एंड बैलेंस सिस्टम की। सबसे पहले है ना एग्जैक्टिव की बात करते हैं, प्रेसिडेंट की जो ब्रांच, इसके पास जो चेक एंड बैलेंसेस के हैं पावर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है चेक्स ऑन द लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस के जो बिल्स हैं लेजिस्लेटिव के ऊपर जो है ना एग्जेक्टिव को एक चेक एंड बैलेंस का हक हासिल है।
ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो बिल को वीटो कर सकता है, ठीक है। कांग्रेस कोई भी यानी बिल पास करती है उसको ये वीटो कर सकता है, यानी कि उसको जो है ना रोक सकता है बिकमिंग लॉ। कोई भी बिल जो है उसको लॉ बनने से रोक सकता है, उसकी इवन तो के इसकी जो है ना वो भी रोक सकता है, इम्प्लीमेंटेशन भी रोक सकता है विद 2/3 मेजोरिटी अगर उसके पास मौजूद हो तो, ठीक है। चेक्स एंड जुडिशरी की बात करें तो एग्जैक्टिव जो है, जो प्रेसिडेंट है वो फेडरल जजेस को के ऊपर उसको एक पावर हासिल है, वही उनको नॉमिनेट करता है इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, ठीक है। तो इट्स मीन के इट हैज़ अ चेक एंड बैलेंस ऑन जुडिशरी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर जो कांग्रेस है उसके पास कौन कौन से चेक एंड बैलेंस पावर्स मौजूद है। चेक्स ऑन एग्जेक्टिव की बात करें तो कांग्रेस जो है वो इट हैज़ अ पावर टू ओवरराइड अ वीटो विद अ 2/3 मेजोरिटी उसके पास मौजूद है। इट कैन आल्सो इम्पीच और रिमूव द प्रेसिडेंट, ठीक है। कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिमूव भी कर सकती है थ्रू द अगर वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट के अंदर जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ प्रेसिडेंट को रिमूव भी कर सकती है। अगर उसके पास रिमूव करने की पावर मौजूद है, इट्स मीन इट्स हैज़ अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम ओवर एग्जेक्टिव, ठीक है। चेक्स ऑन जुडिशरी, इसके अगर जुडिशरी की बात करें तो कांग्रेस जो है इट कैन ये फेडरल जजेस को कंफर्म करती है, उनको इम्पीच करती है, उनको जो है रिमूव भी कर सकती है, ठीक है। जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव के ऊपर चेक्स रखती है। इट कैन रूल एग्जेक्टिव एक्शंस, ठीक है। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो वो जो है ना कोर्ट्स के आगे जवाब दे होते हैं। लेजिस्लेटर के ऊपर जो है वो बात करें तो कोर्ट्स कैन स्ट्राइक डाउन द लॉज पास्ड बाय कांग्रेस। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना वो वायलेट कर रहे हैं तो कोर्ट्स जो हैं उनको स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है। यूएसए के चेक एंड बैलेंस सिस्टम के अगर हम की प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहला है सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एवरी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। तीनों जो ब्रांचेज हैं एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जो हमारे पास जुडिशरी है, उनके पास सेपरेशन ऑफ पावर है, अपनी अपनी पावर्स है और एक दूसरे की पावर के ऊपर उनको चेक एंड बैलेंस का हक भी हासिल है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है जुडिशियल रिव्यू को जो है ना वो आप कह लो कि इंश्योर करता है। कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोई भी लॉ वगैरह पास होता है तो कोर्ट्स उसको इंटरप्रेट कर सकती हैं कि आया इट इज़ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है या इलीगल तो नहीं है। इम्पीचमेंट पावर्स, एग्जेक्टिव जुडिशरी जो है इट कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। उनको इम्पीचमेंट प्रोसीजर में अकाउंटेबल किया जा सकता है। सो एज अ कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि यूएसए सिस्टम का जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है ये हर ब्रांच की जो है उसको टू पावरफुल होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट इन द 5th रिपब्लिक ऑफ फ्रांस इज द सिंबल ऑफ बोनापार्टिज्म। कमेंट करेंगे जो ये जो स्टेटमेंट है ना, द प्रेसिडेंट इन द 5th रिपब्लिक ऑफ फ्रांस इज द सिंबल ऑफ बोनापार्टिज्म, इट रेफर्स के स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पावर है जो फ्रेंच प्रेसिडेंट को हासिल है। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे है। 5th रिपब्लिक जो है इट दैट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय चार्ल्स डी गॉलो 1958 में, ठीक है। सो फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है इसके अंदर उसके पास एग्जेक्टिव पावर्स हैं और बहुत सी पावर्स हैं। इट इज़ डिपार्चर फ्रॉम द मोर पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, यानी दूसरी जो बहुत से पार्लियामेंट्री सिस्टम्स हैं उससे ये डिफरेंट है। इसके पास ना अल्टीमेट पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पावर्स ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें इसके पास कौन सी पावर्स हैं, तो सबसे पहले इसके पास एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, इट इज़ द हेड ऑफ स्टेट, और इसके पास जो है ना सब्सटेंशियल कंट्रोल है एग्जेक्टिव ब्रांच के ऊपर, ठीक है। इंक्लूडिंग द अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ठीक है। मिलिट्री एंड फॉरेन पॉलिसीज़ को प्रेसिडेंट खुद देखता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, न्यू इलेक्शंस को कॉल कर सकता है, और ये इस तरह से हम कह सकते हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर उसका एक बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है। चार्ल्स डी गॉल्सवियन ने जब ये सिस्टम डिज़ाइन किया था तो इट इंश्योर द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। वो कहता था कि इन टाइम ऑफ क्राइसिस जो है वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए जो अल्टीमेट पावर्स प्रेसिडेंट के पास होना ज़रूरी है, सेंट्रलाइज पावर होना ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ बोनापार्टिज्म की अगर हम बात करें तो बोनापार्टिज्म का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन,
ठीक है। तो जिस तरह से हम देखते हैं फिफ्थ रिपब्लिक जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास जिस तरह सेंट्रलाइज पावर है, तो ये एक बोनापार्टिज्म की मिस एग्जाम्पल है। आप इस तरह से कह सकते हो कि जो पोटेंशियल चेक एंड बैलेंस सिस्टम है उस इसको जो है ना ये ओवरकम बाईपास कर रहा है। नेक्स्ट है पॉपुलिस्ट लीडरशिप। जो प्रेसिडेंट है इट्स ऑफन पोर्ट्रेट एज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होता है फ्रांस के अंदर। सो इट इज़ अ पॉपुलिस्ट लीडरशिप होती है, उसको हासिल होती है। ठीक है, ज़्यादातर वो जो है ना वो लोग उसको यानी पॉपुलर लीडरशिप का मतलब होता है कि वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। सो एज अ कंपैरिजन अगर हम बोनापार्टिज्म की और फ्रेंच प्रेसिडेंट की सेंट्रल पावर की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि फिफ्थ जो फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द फिफ्थ रिपब्लिक इट रिमेन्स द डेमोक्रेटिक एग्जेक्टिव जो डोमिनेंट है उसकी वो प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मिरर रिस्पेक्ट है बोनापार्टिज्म का। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ सेट ऑफ क्वासी फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन एंड कमेंट। इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ने इंडिया के अंदर क्वासी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बनाई है, इसको डिस्क्राइब करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वासी फेडरल गवर्नमेंट उसने बनाई है कि नहीं, उसके लिए हमें कुछ जो है ना वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को देखना पड़ेगा। सबसे पहले डिवीजन ऑफ पावर्स है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इट इज़ डिवाइडेड अथॉरिटी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स के दरमियान जो पावर डिवाइडेड है इंडिया के अंदर। ठीक है, यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पावर यानी और एक स्टेट लिस्ट है, यानी कि स्टेट के पास कौन सी गवर्नमेंट पावर कौन सी पावर्स है, और कुछ शेयर्ड पावर्स हैं जो दोनों के दरमियान है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स है दोनों दे आर बाउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो सबसे सुप्रीम बॉडी है। इंडिपेंडेंस जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट जो है पर्टिकुलरली ये कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन जो है वो जुडिशरी है। यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी फीचर्स क्या है? पहले सबसे तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट जो है इसके पास काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट पावर्स हैं, इंक्लूडिंग द लेजिस्लेचर, डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, इम्पोज प्रेसिडेंट्स रोल इन केस ऑफ ब्रेकडाउन गवर्नेंस स्टेट इन स्टेट्स, यानी कि अल्टीमेट पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही हैं। ठीक है, रेजिडुअरी पावर्स हैं, बाकी जो सारी पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मैंशन है वो डिसेंट्रलाइज कर दी गई है। ठीक है, दूसरों में सेंट्रल कंट्रोल है। यूनियन जो है इट कैन आल्टर स्टेट बॉर्डरीज, फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह लो कि सारे का सारा जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के पास है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक फेडरल सिस्टम, यूएसए के फेडरल सिस्टम के तरह इंडिया है एज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो कि इसके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को गवर्न करता है, यानी कि आप इस तरह से कह लो कि इनके पास जो है वो डिफरेंट स्टेट्स का अपनी डिफरेंट प्रोविंसेस का अलहदा से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं एज अ कमेंट, हम ये कह सकते हैं एज ए कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि इंडियन सिस्टम जो है इनकॉर्पोरेट्स जो उसके फेडरल फीचर्स हैं ये क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट है। क्यों है? क्योंकि ये इसमें जो है ना ओवर राइडिंग डोमिनेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, हालांकि उनके पास एक फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जस्ट लाइक रशिया फेडरल स्ट्रक्चर है लेकिन अल्टीमेट पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की इज इलेक्टेड, डिस्कस इज पावर्स एंड फंक्शंस। टर्की की नेशनल असेंबली कैसे ग्रैंड इलेक्शन जो नेशनल असेंबली को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, इसकी पावर्स जो है उसको डिस्क्राइब करें। सबसे पहले हम देखते हैं इनके इलेक्टोरल सिस्टम को। टर्की जो है उसके जनरल इलेक्शंस होते हैं हर 5 ईयर्स के बाद। ठीक है, और मल्टीपल मेंबर्स जो है वो होते हैं। 55% जो इलेक्टोरल थ्रेशोल्ड है इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी दैट सरप्लस टू गेन सीट्स इन द असेंबली। ठीक है, यानी कि 50% थ्रेशोल्ड उसके पास होता है। वोटर्स जो है कास्ट बैलेट्स फॉर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मली जैसे इलेक्शंस होती हैं वैसे होती है। इन जनरल इलेक्शंस में जो है पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट फील्ड अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, उनको फाइल करनी पड़ती है और वोटर्स जो है ना उनके दरमियान से चूज़ करते हैं। अब उसको जो है ना
हमारे पास नेशनल असम्बली, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जितने भी टर्किश सिटीजन हैं जिनकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है वो वोट कर सकते हैं, और कैंडिडेट असम्बली का कैंडिडेट होने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रैंड नेशनल असम्बली टर्की की जो है उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ये लॉज बना सकती है, उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। ठीक है, इसका जो इसमें लॉज में लॉज को अमेंड कर सकती है, किसी भी किस्म के लॉज को पास कर सकती है। इट हैज़ अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी की पावर्स है। असम्बली जो है इट कैन जो एग्जेक्टिव है वो और जुडिशरी दोनों ही दे आर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट टू द एंड प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स एंड अदर ऑफिशियल्स। ठीक है, इलेक्टोरल एंड अपॉइंटिंग पावर्स, इसके पास अपॉइंटिंग पावर्स है नेशनल असम्बली के पास। इट कैन अपॉइंट प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ठीक है, कोर्ट्स के जजेस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारे जो है ये अपॉइंटमेंट्स यही करती है। नेक्स्ट हमारे पास है वॉर एंड फॉरेन पॉलिसी। नेशनल असम्बली के पास जो है ना वॉर एंड फॉरेन पॉलिसी को, ये इट कैन डिक्लेयर वॉर, इट कैन अप्रूव और रिजेक्ट पीस ट्रीटीज़। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसीज़ और वॉर की जो पॉलिसी के हमारे पावर्स है वो भी इसी के पास है, नेशनल असम्बली के पास। ठीक है, इम्पीचमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, ग्रैंड नेशनल असम्बली जो है इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट और हाई लेवल ऑफिशियल जितने भी हैं वो ग्रैंड नेशनल असम्बली के आगे अकाउंटेबल हैं। ठीक है, इम्यूनिटी, मेंबर्स ऑफ असम्बली है पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी इनको हासिल है। इसका ये मतलब है देट कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड और अरेस्टेड। ठीक है, विद असम्बली के की इजाज़त के बगैर इनको प्रोसिक्यूट या अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट नेशनल असम्बली ऑफ टर्की। नेक्स्ट हमारे पास है मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द सेलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड प्रेजेंट डे रशिया। प्रेजेंट डे रशिया और फॉर्मर जो सोवियत यूनियन है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के दरमियान जो है कंपैरिजन डेवलप करें। सो इसके कंपैरिजन में जो है ना सबसे पहले हम जो चीज़ हम डिस्कस करते, अभी देखिए यूएसएसआर हमें पता है कि जो है ना पहले यूएसएसआर था, फिर 1993 के अंदर जो है वो 1991 में यूएसएसआर जो है वो टूटता है और 1992 जो है ना रशिया और दूसरी स्टेट जो है वो बनती है, और 1993 में फॉर्मली जो है वो रशियन फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको यानी बनाया जा इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो जो यूएसएसआर था पहले और जो अब रशिया है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर सेलेंट फीचर डिफरेंसेस। सबसे पहला है टाइप ऑफ स्टेट एंड गवर्नेंस सिस्टम का। यूएसएसआर जो 1936 और 1977 का उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें वन पार्टी सोलिस्टिड स्टेट थी। ठीक है, जो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी होती थी सोवियत यूनियन की, जो यही सबसे सुप्रीम और हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी थी। जबकि जो अगर हम बात करें रशियन फेडरेशन की जो 1993 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक एक फेडरेशन विद मल्टी पार्टी सिस्टम के साथ है जो है ना वो पास किया गया था, बनाया गया था। ये एक सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक इसमें जो है ना वो डिक्लेयर की गई थी, जिसमें कुछ पावर्स जो है वो एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल ब्रांच के में डिवाइडेड थी। ठीक है, नेक्स्ट है सुपरमेसी ऑफ लॉ। यूएसएसआर की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो इट क्लेम्ड के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लेम्ड वर्कर्स एज स्टेट, यानी यूएसएसआर जो है उसके नज़दीक जो है वर्कर स्टेट का कॉन्सेप्ट था। इट यानी कि इट रिकॉग्नाइज द सुपरमेसी ऑफ मार्क्सिस्ट लीनियन आइडियोलॉजी। ठीक है, ये राइट्स एंड फ्रीडम्स प्रोवाइड करता था इंडिविजुअल्स को। ठीक है, बट ऑफन curtailed इन प्रैक्टिस विद द लाइन टू पार्टीज गोल्स। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना अथॉरिटेरियंस या पार्टीज़ के गोल्स के हवाले से इसके अंदर जो है ना यानी उसके हवाले से इसको चलाया जाता था। रशियन फेडरेशन की बात करें तो इट एम्फसाइज द रोल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असम्बली, प्रोटेक्शन सबको हासिल है। पार्टी या फिर जो ऑफिशियल्स हैं उनके इंटरेस्ट के ऊपर नहीं चलता। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है वह पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेके। यूएसएसआर जो है इसके पास सिंगल पार्टी सिस्टम था जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, सारी एग्जेक्टिव पावर्स, जुडिशरी पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स उसी के पास थी। ठीक है, जो सुप्रीम सोवियत था दैट वाज नॉमिनल लेजिस्लेचर होता था, वही सारे कंट्रोल संभालता था। जबकि रशियन फेडरेशन की बात करें, इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स है। ठीक है, एग्जेक्टिव ब्रांच बाइकैमरल है जो कि प्रेसिडेंट उसको हेड करता है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है,
इकोनॉमिक सिस्टम, यूएसएसआर का जो इकोनॉमिक सिस्टम था दैट वाज बेस्ड ऑन स्टेट सोशलिज्म, ठीक है, और सेंट्रलाइज प्लानिंग, सारी की सारी जो पावर्स थी वो स्टेट के पास थी, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम के हवाले से। जबकि रशियन जो हमारे पास फेडरेशन है, इट इज़ ट्रांजिट टू मार्केट इकोनॉमी की तरफ ये आ गया, यानी प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट असेट्स को प्राइवेट कर दिया गया है। स्टेट का जो है ना कुछ सेक्टर में अभी भी कंट्रोल है इकोनॉमी के कुछ सेक्टर में, लेकिन जितना सेंट्रलाइज कंट्रोल यूएसएसआर में था उससे कम हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स। यूएसएसआर जो है वो सिविल लिबर्टीज़ को रिकॉग्नाइज करता था, लेकिन ये जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच स्पेशली वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी प्रैक्टिस में, ठीक है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस बहुत ज़्यादा थे। जबकि रशियन फेडरेशन की हम बात करें तो इट गारंटीज द इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स इंक्लूडिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली जो है ना इनके ऊपर जो है अभी भी कुछ सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो सिर्फ पॉलिटिकल जो एजेंडाज हैं उनके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रेसिडेंट। यूएसएसआर के अंदर जो है सोवियत यूनियन में उसका कोई भी डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं होता था, एक जनरल सेक्रेटरी होता था जो कम्युनिस्ट पार्टी का, उसी के पास सारी अल्टीमेट पावर्स होती थी, ठीक है। जबकि रशियन फेडरेशन में जो है ना वो हेड ऑफ स्टेट और चीफ ऑफ एग्जेक्टिव जो है वो है प्रेसिडेंट है, और उसके पास बहुत सी सिग्निफिकेंट पावर्स हैं इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ईटीसी। नेक्स्ट है हमारे पास अमेंडमेंट प्रोसेस। यूएसएसआर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर अमेंडमेंट्स नहीं होती थी, ठीक है, क्योंकि उसके पास जो है ना सेंट्रल अथॉरिटी कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही होती थी, तो उसमें अमेंडमेंट होती भी थी तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही करती थी। जबकि रशियन फेडरेशन के यहाँ ये अमेंडमेंट्स को अलाउ करती है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में कुछ चैलेंजेस के बाद ये पावर जो है वो प्रेसिडेंशियल पावर के साथ जो है ना बाउंड कर दी गई है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट जो सोवियत यूनियन और रशियन फेडरेशन में के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस था, और दैट वाज ऑल अबाउट 2018 पेपर।